सुशीला एक गरीब भिखारिन थी। वो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। आज मंगलवार है, हनुमान मंदिर में काफी प्रसाद मिल जाएगा। शाम होने वाली है, मंदिर चली जाती है। यहाँ सड़क पर तो कोई भीख नहीं दे रहा। सुशीला हनुमान मंदिर के बाहर भीख मांगने बैठ जाती है। मंदिर में आते जाते भक्त सुशीला को प्रसाद, पैसे और खाने पीने की चीजें दे रहे थे। सुशीला सारा सामान लेकर वापस घर की ओर चल पड़ती है। वो रेल की पटरी पार करके अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी। सुशीला जिस झुग्गी में रहती थी वो रेलवे स्टेशन के पीछे ही पड़ती थी। रात का समय था। अंधेरे में सुशीला को कम दिखाई दे रहा था। तभी सुशीला को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। वहां सामने कितनी तेज रो रहा है बच्चा। उसके पास कोई है नहीं क्या? जरा देखो तो। हे राम, इतना छोटा मासूम बच्चा इस रेल की पटरी पर कौन छोड़ गया? ये किसका बच्चा है? चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। सुशीला आसपास ढूंढती है। तभी वो देखती है कि एक औरत कराहती हुई उसे पुकार रही है। सुनो बहन, सुनो। तुम कौन हो और इस हालत में? मैं एक बच्चा चोर हूँ। मैंने इस बच्चे को कुछ देर पहले ही एक ट्रेन में से चोरी किया था, पर भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी। मुझे हार्ट अटैक आया है। मेरी सांस उखड़ने लगी है। मैं नहीं बचूंगी। मुझे नहीं पता वो परिवार कौन था। ये सोने की चेन इस बच्चे के गले में थी। मैंने इसे बेचने के लिए इसके गले से उतार लिया था। भगवान मुझे माफ कर दे। इतना कहते ही वो औरत मर जाती है। वो रोता हुआ बच्चा अब सुशीला की गोद में था। सुशीला इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और अपने साथ ले आती है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं इसके माता पिता को नहीं ढूंढ सकती। अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। शायद भगवान की यही मर्जी है कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूं। ये बच्चा मेरे जीने का सहारा बनेगा। मैं इस बच्चे को अनाथ नहीं होने दूंगी। मैं इसकी माँ बनूंगी। इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस सोने की चेन पर त्रिशूल बना है, इसलिए आज से मैं इस बच्चे का नाम शिवा रखूंगी। उस बच्चे की गोद में आने से सुशीला के अंदर मानो एक नई उमंग आ जाती है। वो उसी समय जाकर 10 रुपए का दूध खरीद कर लाती है और बच्चे को पिलाती है। शिवा के आ जाने के बाद सुशीला ने भीख मांगने जाना बंद कर दिया। वो अब ज्यादातर समय शिवा की देखभाल में बिताने लगी। शिवा को अकेला छोड़कर मैं भीख मांगने नहीं जा सकती, और भीख के पैसों से मैं अपने बच्चे को नहीं पालूंगी। मैं अपने शिवा के लिए मेहनत मजदूरी करूंगी। हाँ, कल ही काम की तलाश में जाती हूँ। अगले दिन सुशीला शिवा को गोदी में लेकर काम की तलाश में निकलती है। सुशीला ईंटें ढोने का काम पकड़ लेती है। वहीं शिवा को कपड़े पर लिटाकर सुशीला सारा दिन मेहनत मजदूरी करती है और शाम को जो रुपए मिले उनसे वो दूध सब्जी खरीदती है। अब तो रोजाना ही सुशीला ईंटें ढोने का काम करने लगी। एक दिन ठेकेदार ने सुशीला से कहा, सुशीला बहन, तुम्हारी नजर में कोई साफ सफाई करने वाली बाई हो तो बताना, घर में जरूरत है। भैया जी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप ये काम मुझे दे सकते हो? मैं खूब अच्छे से काम करूंगी। हाँ, तो हमें क्या परेशानी होगी? जो पैसे दूसरी काम वाली को देंगे वो तू ले लेना। और फिर इस तरह सुशीला ठेकेदार के घर पर साफ सफाई का काम करने लगी। ठेकेदार के घर काम करते करते सुशीला ने आस पड़ोस के और भी घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुशीला शिवा के साथ खुश थी। उसके आ जाने से उसकी जिंदगी बहुत बदल गई थी। उसने एक भिखारिन की जिंदगी छोड़कर मेहनत करके जीना शुरू कर दिया था। समय बीता और शिवा 6 साल का हो गया। मालकिन, सारा काम हो गया है। मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊं? शिवा को स्कूल से जल्दी छुट्टी होनी है। हाँ हाँ, चली जा। मुझे पता है जब भी तू काम कर रही होती है तेरा सारा ध्यान शिवा में ही रहता है। जब तक तू उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती है तुझे चैन नहीं आता। अरे स्कूल ही तो गया है, तू उसे लेकर इतना क्यों डरती है? हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम तो इतना नहीं डरते। मालकिन, ये तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे मन में कौन सा डर है, पर मेरे मन में हमेशा उसे लेकर बेचैनी रहती है। अब अच्छा, मैं चलती हूँ मालकिन। सुशीला के मन में जो डर था वो ये था कि शिवा उसका अपना बेटा नहीं था। वो उसे खोने से डरती थी। माँ, आप कहाँ रह गई थी? स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई? अरे मेरे बच्चे, मैं काम पर गई हुई थी, वहां से दौड़ी दौड़ी तेरे पास आई हूँ। बस थोड़ी सी देर हो गई। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, वो सामने से लेकर दो ना। अच्छा, खिलाती हूँ। रुक, तो यहीं खड़ा हो,
मैं लेकर आती हूँ। सुशीला शिवा के लिए आइसक्रीम लेने जाती है, तभी एक मोटरसाइकिल शिवा के बराबर में से निकलती है और शिवा गिर जाता है। शिवा, मेरे बच्चे! अरे देख कर नहीं चलाया जाता, अंधा कहीं का। मेरे बच्चे को चोट लग जाती तो तेरा क्या जाता। शिवा, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बच्चे का हाथ पकड़ कर रखो, सड़क पर भीड़ है। हाँ, गलती मेरी ही है। मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। अब मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चल, घर चलते हैं। सुशीला के मन में ऐसा डर हमेशा बना रहता था, इसलिए वो शिवा का बहुत ध्यान रखती थी। समय बीता और शिवा बड़ा हो गया। कॉलेज की पढ़ाई करके शिवा की नौकरी लग गई। माँ, मेरी नौकरी पक्की हो गई। पूरे 15,000 रुपए महीना मिला करेंगे। देखना, धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा कमाने लगूंगा। फिर तुम्हें घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ को सारे ऐशो आराम दूंगा। बस आप मुझे ऐसे ही अपना आशीर्वाद देती रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे बच्चे के साथ है। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। शिवा खाना खा लेता है, तभी उसका दोस्त शेखर उसे बुलाने आ जाता है। शिवा, जल्दी आ, हमें देर हो जाएगी। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शेखर के साथ बैंक जा रहा हूँ। शिवा बेटा, ध्यान से जाना। ये शेखर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है। शिवा शेखर की मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक की तरफ चला जाता है। शेखर मोटरसाइकिल तेज चलाता था। अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है और शेखर की मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लोग गाड़ी से टकरा जाते हैं। शेखर को ज्यादा चोट नहीं आती, जबकि शिवा के सिर पर गहरी चोट लगी थी। आस पड़ोस में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। शिवा बेहोश था, उसे होश नहीं था। सुशीला हॉस्पिटल पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा शिवा। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। मैं ही शिवा को मोटरसाइकिल पर ले गया था। आज मेरे कारण ही उसे चोट आई है। मैं ही मोटरसाइकिल तेज चला रहा था। डॉक्टर बस आने वाले हैं, वो शिवा का इलाज करेंगे। आप हिम्मत मत हारो आंटी। शहर के जाने माने डॉक्टर आनंद इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। इतनी देर में डॉक्टर आनंद भी वहां आ जाते हैं। डॉक्टर आनंद उसी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, उसके सिर में गहरी चोट आई है। पेशेंट का खून बहुत बह गया है। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। शिवा के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। शिवा को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। डॉक्टर आनंद शिवा को ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी उनकी नजर शिवा के गले में पहनी सोने की चेन पर जाती है, जिसमें त्रिशूल का लॉकेट था। डॉक्टर आनंद चौंक जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर आनंद के हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए शिवा का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सफल होता है। आशा, हमारा सुमित मिल गया। तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं? हमारा खोया हुआ बेटा सुमित मिल गया? मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। शिवा डॉक्टर आनंद का 22 साल पहले खोया हुआ बेटा सुमित था, जिसे वो औरत सुशीला को देकर गई थी। डॉक्टर आनंद और उसकी पत्नी को सुशीला से सारी सच्चाई पता चलती है। शिवा बेटा, तुम्हारे असली माता पिता यही हैं। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। नहीं माँ, तुम मेरे लिए मेरा भगवान हो, मेरे लिए सब कुछ हो। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर दुख हर संकट से रक्षा की, आज मैं उस माँ को छोड़कर अपने असली माता पिता के साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए आप सब कुछ हो माँ। शिवा सही कह रहा है। आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। शिवा मेरे बच्चे, हमारा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। आज से तुम्हें और सुशीला बहन को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर रहेंगे। शिवा के लिए सुशीला ही उसकी माँ, उसकी सब कुछ थी, पर साथ ही साथ वो अपने असली माता पिता के लिए भी अपना फर्ज निभाना चाहता था। इसलिए उस दिन से वो सुशीला के साथ अपने माता पिता के पास रहने लगा। आज शिवा के वापस मिलने से उसके असली माता पिता के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। सुरभि अपने पिता रामदीन के साथ हरिपुर गांव में रहती थी। सुरभि जब 2 साल की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके बाद से रामदीन ने ही उसे मां और बाप दोनों बनकर पाला। रूखी सूखी खाकर दोनों बाप बेटी गुजारा कर रहे थे। रामदीन को सुरभि की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो सुरभि की देखभाल कौन करेगा। गरीबी की वजह से सभी रिश्तेदार अपना पल्ला झाड़ चुके थे। शहर में रामदीन के चचेरे भाई का बेटा प्रकाश रहता था। एक दिन रामदीन ने अपने चचेरे भाई के बेटे प्रकाश को फोन किया और रोते हुए अपनी विपदा बताई।
प्रकाश ने अपनी पत्नी सीमा से कहा। सीमा, वो पिताजी के छोटे भाई रामदीन काका का फोन आया है। वो बहुत बीमार हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरभि को हम अपने पास रख लें। उनको अगर कुछ हो गया तो सुरभि की देखभाल कौन करेगा? पर हम कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं? जिया भी अभी छोटी है। उसकी देखभाल के लिए भी मुझे वक्त कम पड़ता है। ऊपर से तुम अपने चाचा की औलाद की देखभाल का जिम्मा मेरे सिर मढ़ दो। अरे सीमा, एक बार आने तो दो, फिर अपने हिसाब से देख लेना। और आ भी गई तो तुम्हें काम में मदद मिल जाएगी। प्रकाश और सीमा गांव जाते हैं। रामदीन सुरभि को कहता है, सुरभि बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू यहाँ गांव में अकेली कैसे रहेगी मेरी बच्ची? इसलिए मैंने इन्हें शहर से बुलाया है। ये आज से तेरी देखभाल करेंगे। ये तेरे नए माँ बाप बनकर तेरी देखभाल करेंगे मेरी बच्ची। हाँ सुरभि, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम जिया की तरह ही हमारी बेटी बनकर रहना। आज से हमें ही अपने माता पिता समझो बेटा। चलो अब हमारे साथ चलो। मैं और सीमा अपनी बेटी की तरह ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। आओ सुरभि बेटी, अपनी नई माँ के पास आओ। इधर आओ। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके ही पास रहना है बाबा। बेटिया मान जा, और फिर मैं तुझे मिलने आ जाया करूंगा। ये लोग तुझे बहुत प्यार देंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। रामदीन सुरभि को भरे दिल से रोते हुए विदा कर देता है। सुरभि भी रोते हुए उन लोगों के साथ चली जाती है। प्रकाश और सीमा सुरभि को लेकर घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर प्रकाश और सीमा अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन प्रकाश ऑफिस चला जाता है। सीमा सुरभि को रात में रसोई में ही दरी बिछाकर अकेला सुला देती है। सुरभि पूरी रात डरी सहमी अपने पिता को याद करती रहती है। जैसे तैसे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह सीमा सुरभि को आवाज लगाकर उठाने लगती है। ए सुरभि, उठ जल्दी, हमारे यहाँ इतनी देर तक नहीं सोते। कितना काम पड़ा है, मैं कितना काम अकेले करूंगी। माँ जी, वो रात में डर लग रहा था, नींद नहीं आई इसलिए नहीं उठी। ए लड़की, मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ, मालकिन बोल मुझे। बड़ी आई माँ बोलने वाली। चल अब जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा, तब तक मैं जिया को खाना खिलाकर आती हूँ। सुरभि मन ही मन रोने लगती है। वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है। धीरे धीरे सीमा सुरभि से सारा दिन घर का काम करवाने लगी। सुरभि को जब भूख लगती तो सीमा उसे बचा खुचा खाने के लिए दे देती। एक दिन प्रकाश अपनी बेटी जिया के पहले जन्मदिन के लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आता है। खिलौनों और कपड़ों को देखकर सुरभि खुश होती है। उसे लगता है कि प्रकाश जिया के साथ साथ उसके लिए भी खिलौने और कपड़े लेकर आया है। प्रकाश सीधा कमरे में जिया के पास चला जाता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, ये देखो मैं आपके लिए कितने सारे कपड़े और खिलौने लाया हूँ। आपका जन्मदिन आने वाला है ना, अब तो ढेर सारे उपहार मिलेंगे हमारी गुड़िया को। क्या देख रही है? मेरी बेटी को नजर लगा रही है? चल जा यहाँ से, और रसोई में झूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें जाकर धो ले। याद रख, एक भी बर्तन गंदा हुआ तो तेरी खैर नहीं। सुरभि रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और रोते हुए अपने पिता को याद करने लगती है। अगले दिन जिया का जन्मदिन होता है। प्रकाश और सीमा ने घर पर ही पार्टी रखी हुई थी। वो सुरभि को कहती है, सुरभि जाओ, सबको कोल्ड ड्रिंक दो। एक एक मेहमान के पास जाकर कोल्ड ड्रिंक पूछना। ये कौन है सीमा? पहले तो इस लड़की को तुम्हारे घर में कभी नहीं देखा। आगे और आप तो प्रकाश का स्वभाव जानते ही हो। कोई भी अनाथ बच्चा देख ले तो इन्हें उस पर दया आ जाती है, इसलिए जब हम गांव गए तो इसे ले आए। अब यहाँ रहेगी तो थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख जाएगी। वैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ली? सुरभि इधर आना। जी मालकिन, आपने बुलाया? सुरभि, मिसेस कपूर को कोल्ड ड्रिंक दो। थैंक यू बेटा। प्रकाश और सीमा मिलकर जिया का केक काटने लगते हैं। सुरभि बिल्कुल अकेली बेसहारा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। वो मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। सुरभि को गांव से आए 6 महीने बीत जाते हैं। प्रकाश को खबर मिलती है कि सुरभि के पिता का देहांत हो गया है, पर सीमा के मना करने पर प्रकाश ये बात सुरभि से छुपा लेता है। एक दिन सुरभि सीमा से कहती है, मालकिन, बहुत दिनों से मेरा बाबा को मिलने का मन कर रहा है। मुझे एक बार गांव ले चलो, बाबा से मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी।
मुझे बाबा से मिलना है मालकिन। अरे क्यों दिमाग खराब कर रही है? अब गांव जाकर क्या करेगी? तेरा बाप मर चुका है, पिछले महीने खबर मिल गई थी। अब गांव में तेरा कोई नहीं है, अब तुझे यहीं रहना हो। सुरभि तेज तेज रोने लगती है। वो अपने बाबा को बहुत याद करती है कि आखिर वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। सुरभि चुपचाप सारे दुख झेलती हुई सीमा के अत्याचारों को झेलती रही। एक दिन प्रकाश को ऑफिस के जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वो सीमा से कहता है, सीमा, मैं एक हफ्ते के लिए ऑफिस के जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम जिया का ख्याल रखना, और वैसे तो सुरभि तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उसकी भी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना? प्रकाश ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर चला जाता है। अब तो सीमा और भी ज्यादा सुरभि पर अत्याचार करने लगी। वो सारा दिन सुरभि से ही काम करवाने लगी। सीमा सुरभि को घर में बंद करके शॉपिंग पर निकल जाती और रसोई में ताला मार जाती। सुरभि पीछे से अकेली भूखी प्यासी रोती रहती। कई घंटों के बाद सीमा बाजार से लौटती और अपने लिए खाने की चीजें लेती हुई आती। सीमा भूखी प्यासी सुरभि के सामने ही खाने लगती और सुरभि को उसी में से अपना बचा हुआ जूठा खाने को देती। बेचारी सुरभि बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन बाथरूम में सीमा का पैर फिसल जाता है। वो तेजी से गिर जाती है और सीधे पैर में तेज दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। सुरभि जब सीमा के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो बाथरूम की तरफ भागती है। सुरभि सीमा को बाथरूम में गिरा हुआ देखती है। सीमा दर्द से तड़प रही होती है। सुरभि सीमा को किसी तरह उठाकर बड़ी मुश्किल से पलंग तक लाती है और लिटा देती है। सीमा का सीधा पैर बुरी तरह सूजन से भर जाता है। सुरभि रसोई में से तेल गर्म करके लाती है और सीमा के पैर पर लगाती है। सीमा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर सीमा को बताता है, सीमा जी, अचानक पैर फिसलने से आपके पैर में मोच आई है, जिसकी वजह से अंदर का मांस फट गया है। कुछ दिन पैर को आराम देने की सख्त जरूरत है। पैर का जरा सा भी हिलना डुलना आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। मैं आपके पैर में ये पट्टी बांध देता हूं और ये कुछ दवाइयां जो आपके पैर की सूजन को कम करेंगी। कुछ दिन तक आप अब बेड रेस्ट ही कीजिए, तभी आपका पैर जल्दी ठीक हो पाएगा। बाकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। सीमा के पैर में आई मोच की वजह से सीमा परेशान होने लगी। उसके पैर में तेज दर्द और सूजन थी, जिसकी वजह से वो पलंग से उठ भी नहीं पा रही थी। सीमा भावुक होकर रोने लगती है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। सुरभि सीमा के पास जाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। मालकिन, आप रो मत, आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई खा लो मालकिन, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और जिया को मैं खिला दूंगी, आप चिंता मत करो मालकिन। आपको पता है, गांव में मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छी खिचड़ी बनानी सिखाई थी, वो मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। फिर सीमा के लिए खिचड़ी बनाती है, उसे दवाइयाँ देती है, जिया का भी ध्यान रखती है। सीमा को हाथ पकड़कर वॉशरूम ले जाना, समय पर दवाइयाँ देना, खाना बनाना, घर के काम करना, सब छोटी सी सुरभि अपनी उम्र से ज्यादा संभाल रही थी। सीमा सुरभि को अपनी देखभाल करते देख मन ही मन रो पड़ी। आज जब प्रकाश की गैर मौजूदगी में सीमा पर यह दुख आया तो सुरभि ने ही उसकी देखभाल की, जिया को संभाला, घर को संभाला। सीमा ने प्रकाश को फोन पर अपने पैर के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान होकर काम छोड़कर वापस ना आ जाए। एक रात जब सीमा सो रही होती है, सपने में वो सुरभि के बाबा रामदीन को देखती है। वो सहम जाती है। सपने में रामदीन की आत्मा उससे कहती है, मेरी सुरभि को मैंने अपने साथ विश्वास पर भेजा था ताकि आप मेरे मरने के बाद उसकी मां बनकर उसको प्यार करोगी, उसकी देखभाल करोगी। पर आपने मेरी बच्ची पर इतने अत्याचार किए, मेरे मरने तक की खबर उसे नहीं दी। फिर भी मेरी बच्ची ने आपकी तकलीफ को समझा। मेरी समझदार सुरभि आपकी बेटी बनकर आपको मां समझकर आपकी सेवा कर रही है। आप भी उसे अपनी बेटी मानकर उसे मां का प्यार दो। मेरी बच्ची को खुश देखकर मुझ मरे हुए बाप की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक से सीमा का सपना टूट जाता है। रामदीन की कही गई बातें उसे याद आती हैं। वो घबराकर उठ जाती है और भगवान से अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। दवाइयां और आराम मिलने से सीमा के पैर की सूजन अब कम हो गई थी। उसे दर्द में भी आराम था। प्रकाश जब वापस लौटा तो उसे सारी बात पता चली।
सीमा ने उसे बताया कि इस संकट में छोटी बच्ची सुरभि ने उसका बहुत साथ निभाया। प्रकाश ने सुरभि को प्यार से सिर पर हाथ फेरा और धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद सीमा का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने सीमा को पैर पर हल्की मालिश करने की सलाह दी। एक दिन सुरभि सीमा के पैर की मालिश करते हुए, अरे मालकिन, अब तो आपके पैर की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो आप चल पाओगे। सुरभि, मेरी बच्ची, मालकिन नहीं माँ बोल मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। आ मेरी बच्ची, मेरी गोद में आ, मेरे गले से लग जा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इतने दुख दिए, इतने अत्याचार किए। सीमा सुरभि को गले से लगाकर प्यार करने लगती है। सुरभि को नई माँ मिल जाती है। प्रकाश भी सुरभि को प्यार करता है। सुरभि सीमा और प्रकाश के गले लग जाती है। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है, जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी, चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग गई है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा, जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं? अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है, जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काट कर हाथ छुड़ाकर भागती है। ए, रुक जरा, भागती कहाँ है? व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। आंटी, डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं, ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ाकर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था।
और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। किशोर कमरे में चला जाता है, तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी, क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये ले। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है, एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ, इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ। किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या देवी की वजह से आज मानसी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गई।